नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी लर्नर का मेरे YouTube चैनल यम के क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, यदि आप क्लास 6 में हैं और अपने स्कूल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यही नहीं, इसके पहले हमने 8 अध्याय पूरे किए हुए हैं। वे 8 अध्याय आपके स्कूल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि आप क्लास 6 में हैं और यूपी बोर्ड की पढ़ाई कर रहे हैं, सीबीएसई पैटर्न की पढ़ाई कर रहे हैं, तो एनसीईआरटी का ये सारे चैप्टर्स आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग इसके पहले के 8 अध्याय को जा कर के देख सकते हैं। यूट्यूब पे पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। और आज हमारा 9वां नंबर चैप्टर है, जिसका नाम है दैनिक जीवन में पृथक्करण की विधियाँ। ये सारे चैप्टर्स एनसीईआरटी के सारे लेसन्स जो है आपके स्कूल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि आप अपने सीबीएसई पैटर्न की पढ़ाई कर रहे हैं, यूपी बोर्ड में आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपके लिए ये सारे चैप्टर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इस क्लास को मिस मत करिएगा और आप लोग वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिए। आप लोग इस वीडियो को अगर देखेंगे तो आपको बार बार किताब से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सारे कंटेंट को बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है। आप लोग 1 से 2 बार वीडियो को देखेंगे, सुनेंगे, आप लोगों को पूरा का पूरा चैप्टर ही याद हो जाएगा। आपको बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाएंगे और अच्छे ग्रेड से पास होंगे। ठीक है, तो आइए आज की हम लोग क्लास शुरू करते हैं। चैप्टर 9, दैनिक जीवन में पृथक्करण की विधियाँ। जैसा कि हमारे सामने ये चैप्टर दिखा रहा है, दैनिक जीवन में पृथक्करण की विधियाँ। तो पृथक्करण का मतलब हम लोग समझने का एक बार प्रयास करते हैं। आप लोग मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना। पृथक्करण का मतलब होता है कि किसी भी मटेरियल से शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ को अलग करना। क्योंकि प्रकृति से हमें जो भी मटेरियल प्राप्त होता है, जो भी पदार्थ प्राप्त होता है, वो शुद्ध रूप में नहीं प्राप्त होता है। इसलिए हमें उस मटेरियल में से शुद्ध पदार्थों को और अशुद्ध पदार्थों को अलग अलग करने की आवश्यकता होती है। तो आइए हम लोग दैनिक जीवन में जिस जिस वस्तुओं का पृथक्करण करते हैं उसके विषय में पढ़ने का प्रयास करते हैं और समझने के भी प्रयास करते हैं। ठीक है, तो लेसन की शुरुआत एक कोटेशन से दी गई है, जहाँ पर कबीरदास जी का एक कोटेशन है जिसमें लिखा हुआ है कि जिस प्रकार से सूप द्वारा अनाज रख भूसे को उड़ा दिया जाता है, उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति गुणों को धारण कर दोषों का परित्याग कर देते हैं। तो यही बात हमारे सामने हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारी चीज़ों में देखने को मिलती है। जैसी हम लोग देखते हैं कि अनाज, जैसा कि पानी, जैसे कि कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, पेट्रोल है, डीजल है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं हमें प्रकृति से अशुद्ध रूप में प्राप्त होती हैं। और इनको शुद्ध करने के लिए हम लोग विभिन्न प्रकार की अलग अलग विधियों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अनाज की बात करें तो अनाज में जो है क्या होता है, जैसे सरसों है और गेहूं है, अन्य कई सारे अनाज होते हैं। ठीक है, ये हमें बालियों में प्राप्त होते हैं, गुच्छों में प्राप्त होते हैं, बालियों के गुच्छों में प्राप्त होते हैं। तो उनको अलग करने के लिए हम विभिन्न प्रकार की विधियों का इस्तेमाल करते हैं। उसी प्रकार से जो पेट्रोल होता है, डीजल होता है, वो हमें जो है क्रूड ऑयल के रूप में प्राप्त होता है। तो उसमें से पेट्रोल को अलग करना, डीजल को अलग करना, ठीक है, ये सब शुद्ध पदार्थ हमें प्राप्त करने के लिए कुछ प्रोसेस करना होता है। उसी को पृथक्करण की विधियाँ के अंतर्गत रख सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग बातचीत करते हैं इस लेसन के बारे में। ठीक है, इस लेसन में मल्ली और वल्ली 2 स्टूडेंट हैं। उनके गर्मी की छुट्टी हो गई है। ठीक है, वे अपने माता पिता के साथ अपने नानी के घर, अपने अपने अन्य रिश्तेदारों के घर घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं। क्योंकि इनके परिवार में गर्मी की छुट्टियों में सारे रिश्तेदारों से मिलने का प्लान बना हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले मल्ली और वल्ली ये दोनों लोग जो है अपने माता पिता के साथ अपने नानी के घर जाते हैं। क्योंकि उनके नानी के घर जो है ऐसे एरिया में पड़ता है जहाँ पर उनके नाना मामा जी सभी लोग खेती किसानी करते हैं। तो खेती किसानी के अंतर्गत वहाँ पर विभिन्न प्रकार के अनाजों को बोया जाता है। ठीक है, उनको
अनाज को बोने के बाद उनसे जो हमें अनाज प्राप्त होता है, उसको शुद्ध करने के लिए वो लोग कुछ विधियों का इस्तेमाल करते हैं। तो मल्ली और वल्ली जब वहाँ अपने मामा जी के घर जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, उन सारे प्रोसेस को देखते हैं और उसके बारे में उनको जानकारी मिलती है। ठीक है, तो जिस समय वो लोग अपने नानी के घर गए हुए हैं, वहाँ पर गेहूँ काटा गया है। गेहूँ काटने के बाद खेतों में उसको रखा गया है। अब रखने के बाद क्या हुआ, अब वहाँ पर उस समय जब ये लोग पहुँचे तो उस समय वहाँ पर गेहूँ को जो है भूसे से अलग किया जा रहा था। ठीक है, तो वो लोग जब वहाँ जाते हैं तो छोटे छोटे कंकड़ जो है अनाज में से अलग किया जा रहा था। चावल है, गेहूँ है, तो इन सब चीज़ों से छोटे छोटे कंकड़ को अलग किया जा रहा था। तो उनके मन में उत्सुकता हुई कि मामा जी ये बताइए कि ये अनाजों को आप अलग क्यों कर रहे हैं। तो उनके मामा जी बताते हैं, मामी जी भी रहती हैं, वो भी बताती हैं कि बेटा इसमें से जो भी अशुद्धियाँ हैं, कंकड़ हैं, पत्थर हैं, उनको हम लोग हाथों से अलग कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग भी ये सारे कार्य कर सकते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। तो एक परिभाषा यहाँ पर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, तब आगे बढ़ते हैं कि किसी ठोस मिश्रण अर्थात वह पदार्थ जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिले होते हैं, जैसे कि गेहूं और चावल में से हाथ द्वारा छोटे कंकड़ और भूसी को अलग करने की प्रक्रिया हस्तचयन कहलाती है। यानी कि समझने की कोशिश ये करते हैं कि वह पदार्थ जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिले होते हैं, जैसे कि गेहूं और चावल मिले हुए हैं, उसमें कंकड़ पत्थर भी हैं। ठीक है, तो गेहूं और चावल में से छोटे छोटे कंकड़ और पत्थर को हाथ से अलग करने की प्रक्रिया को हस्तचयन विधि कहा जाता है। कौन सी विधि? हस्तचयन विधि कहा जाता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल बहुत ही शॉर्ट में बच्चों को समझाने के लिए उनके मामा जी ने कहा कि दोपहर में मल्ली और वल्ली अपने पूरे परिवार के साथ अपने मामा मामी नाना नानी के साथ जो है भोजन करने बैठे हुए थे। उनको भोजन में गर्मा गर्म पुलाव परोसा गया। ठीक है, उनमें से क्या होता है कि वल्ली जो है जब पुलाव में छोटे छोटा जो है काली मिर्च को देखता है तो वो जो है हाथ से अपने काली मिर्च को उठा करके साइड में रख देता है। तो उनके मामा जी बोलते हैं कि बेटा इसी को हस्तचयन विधि कही जाती है। कौन सी विधि? हस्तचयन विधि कही जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। कुछ समय पश्चात उनके मामा जी उन्हें खेतों में ले जाते हैं, जहाँ वे काटे गए गेहूं के फूलों के गट्ठरों का अवलोकन करते हैं। कुछ फूलों कुछ फूलों को धूप में सुखाने के लिए फैलाया गया है। दोनों एक साथ पूला उठाते हैं और उसमें लगे अनगिनत दाने देखते हैं। कुछ किसान फूलों को एक बड़े लकड़ी के गट्ठर पर पीट रहे हैं, ये दिखाई दे रहा है पीटते हुए। ठीक है, तो जिज्ञासावश वल्ली मामा जी से पूछती है कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं, यानी इसकी करने की आवश्यकता क्या है। तो मामा जी ने उनको समझाया कि ये जो दाने हमको दिख रही हैं, इसको इस फूलों से अलग करने की ये विधि है। अर्थात मामा जी ने ये बताया कि वे दाने पृथक करने के लिए फूलों को पीट रहे हैं। इस प्रकार से पीटते हुए दिखाया जा रहा है, जो कि एक लकड़ी पर पीट रहे हैं। तो इस प्रकार से फूलों से दानों को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? थ्रेसिंग कहलाती है। आप लोग मेरी बात को ध्यान से सुनना कि फूलों से दानों को पृथक करने की विधि थ्रेसिंग कहलाती है। इस प्रकार से तो पुराने समय में यही व्यवस्था थी कि दानों को फूलों से अलग करने के लिए उनको पीट पीट करके अलग किया जाता है। ठीक है, लेकिन वर्तमान समय में क्या हो रहा है? वर्तमान समय में हमारे सामने कुछ और नए पद्धतियाँ आई। जैसे आपके सामने सूप दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो जैसे गेहूं है, गेहूं में भूसा भी मिला हुआ है। तो गेहूं में से भूसा को अलग करने के लिए हम लोग जो है कभी कभी इस सूपे का इस्तेमाल करते हैं। इसमें गेहूं और भूसा जो मिक्स है उसको डाल दिया जाता है, फिर उसको धीरे धीरे ऊपर नीचे की ओर उछाला जाता है और हवा का प्रेशर भी दिया जाता है। वो चाहे मुख के माध्यम से हो, पंखे के माध्यम से हो, या हम लोग किसी ऊंचाई पे जाकर के यह क्रिया करते हैं जहाँ पर हवा तेजी के साथ चल रही है। तो इसके माध्यम से भी क्या होता है कि गेहूं के दानों में से भूसा अलग हो जाता है। ठीक है, कुछ और विधियां दी गई हैं, ये देखिए। ओसाई विधि या इसको विनोइंग विधि भी कहा जाता है। ठीक है, ये वायु के विपरीत दिशा से के हिसाब से इसको किया जाता है। इसके बारे में देखते हैं। अगले दिन उनके नाना जी उन्हें यह प्रक्रिया दिखाने के लिए खेतों में ले जाते हैं। मल्ली और वल्ली देखते हैं कि खेत में एक किसान ऊंचे चबूतरे पर खड़ा है। किसान उस सूप को
जिसमें थ्रेश किए गए गेहूं के दाने हैं वो वायु की दिशा में हिला रहा है। तो निष्कर्ष क्या निकलता है कि क्या गेहूं के दाने और भूसी दोनों आवश्यक एक ही स्थान पर गिरते हैं? नहीं भैया, ऐसा असंभव है, क्योंकि गेहूं के दाने जो होते हैं भारी होते हैं और जो भूसे होते हैं वो हल्के होते हैं। तो हवा के प्रभाव से भूसा जो है गेहूं से दूर गिर जाता है और जो गेहूं के दाने हैं वो नीचे जमीन पर गिर जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से विनोइंग या उसाई की विधि होती है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। ठीक, वर्तमान समय में और अपडेटेड चीज़ें आ गई हमारे सामने जो थ्रेसिंग विधि कहलाती है। ठीक, तकनीकी विकास ये देखते हैं। तकनीकी विकास के परिणाम स्वरूप थ्रेसर नामक थ्रेसिंग मशीनें निर्मित की गई है। इन मशीनों का उपयोग फूलों से भूसी और अनाज के दानों को अलग करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वर्तमान समय में हम लोग अपने आसपास खेतों में देखते ही हैं। आप लोग कभी भी अपने खेत में गए ही होंगे, खेती किसानी के काम अपने माता पिता के साथ किए ही होंगे। ठीक है, और जब फसल के कटने के बाद जब दानों को अलग करने की समय आता है तो आप लोग उस समय खेत में गए ही होंगे, क्योंकि थ्रेसर आता है और थ्रेसर में हम लोग पूलों को डालते हैं, यानी पूलों के गट्ठर को डालते हैं और क्या होता है, थ्रेसर चला दिया जाता है। थ्रेसर के चलाने से भूसा हमारा अलग हो जाता है, दाना हमारा अलग हो जाता है। तो यही विधि क्या कहलाती है? थ्रेसिंग विधि कहलाती है। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग आगे देखते हैं। ठीक, जैसे ये आपके सामने एक चित्र दिखाई दे रहा है, इसको चालन विधि कहा जाता है। चालन विधि का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा कहाँ किया जाता है? आप लोग एक बार इसको सोचने का प्रयास करिए। आप लोग क्या इसके बारे में बता सकते हैं कि चालन विधि का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा कहाँ किया जाता है? तो आप लोग मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना। चालन विधि का इस्तेमाल हम लोग डेली अपने रियल लाइफ में भी करते हैं। जैसे जब आटा गूंथा जाता है और उससे रोटी बनाई जाती है, उसके पहले आटे में कुछ चोकर के दाने मिले होते हैं, कुछ चोकर मिले होते हैं। तो चोकर को आटे से अलग करने के लिए हम लोग चलनी का इस्तेमाल करते हैं। तो चलनी का इस्तेमाल करना ही चालन विधि कहलाता है। तो चालन विधि के माध्यम से ही हम लोग आटे में से तो चलनी क्या होती है? चलनी के माध्यम से आटे में से जो चोकर होता है उसको अलग कर लिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर दिखाया भी गया है। तो ये कहा गया है, अगले दिन मल्ली और वल्ली अपने पिताजी के मित्र घनश्याम भाई से मिलने के लिए अहमदाबाद के लिए ट्रेन पकड़ते हैं। वल्ली अपनी मामी जी से यात्रा के लिए मीठी पूरी बनाने का अनुरोध करती है कि भाई हमको मीठी पूरी की आवश्यकता है, हमको मीठी पूरी खाने का मन है। तो वल्ली, क्या मैं गेहूं का आटा गूंथने में आपकी सहायता करूं? मामी जी ने कहा, आटे से कोई भी व्यंजन तैयार करने के लिए पहले हमें आटे में विद्यमान चोकर निकालना होता है। वल्ली कहती है, हम इसे कैसे करते हैं? तो मामी जी ने कहा, हम इसके लिए चलनी का प्रयोग करते हैं। चालन से आटे के बारीक कण चलनी के छिद्रों से निकल जाते हैं, जैसा कि इसमें दिखाया भी जा रहा है। बड़े कण जैसे चोकर और छोटे कण कंकड़ चलनी में रह जाते हैं। ध्यान से चलनी का अवलोकन करें। क्या चलनी के सभी छिद्र एक ही आकार के हैं? यदि चलनी में छिद्र पदार्थों के से बड़े हों तो क्या छानना प्रक्रिया काम करेगी? नहीं भाई, ऐसा तो नहीं हो सकता है। चलनी से गुजरने वाले कणों और चालनी पर रहने वाले कणों के आकार में क्या अंतर होता है? आप भी इसका अवलोकन करें, बताएं। जब दो या दो से अधिक ठोसों के मिश्रण के अवयवों के कण के आकार भिन्न होते हैं तब चालन की विधि का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं इसके बारे में क्या दिया हुआ है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि अहमदाबाद पहुंचने पर वे घनश्याम भाई के साथ साबरमती आश्रम जाते हैं, जहां वे नमक सत्याग्रह अर्थात दांडी यात्रा के बारे में जानते हैं। ये देखिए, गांधी जी ने जो नमक यात्रा किया था, कुछ करने के लिए क्या दिया गया है कि साबरमती आश्रम किस लिए प्रसिद्ध है। ये आपके लिए होमवर्क है। दांडी यात्रा का एक पोस्टर बनाएं और चर्चा करें कि इस यात्रा का आयोजन क्यों किया गया था। ये आप लोग के लिए होमवर्क है, आप इसको करिएगा। आगे देखते हैं हम लोग। मल्ली पूछता है, नमक कहाँ से प्राप्त होता है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है।
नमक कहाँ से प्राप्त होता है? आप लोग अपने दैनिक जीवन में नमक का इस्तेमाल धड़ल्ले से करते हैं। अगर नमक ना रहे तो सब्जी में कोई स्वाद ही नहीं बनेगा। बिना नमक के सब कुछ फीका फीका सा लगेगा। तो आप लोगों के अंदर ये जिज्ञासा जरूर आएगी कि भाई नमक तो हम लोग खाते हैं, अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल भी करते हैं, तो नमक प्राप्त कैसे होता है? तो इसका चित्र ये दिया गया है कि ये समुंदर है और ये नमक है, और ये नमक तैयार करता हुआ एक व्यक्ति है। इसका एक प्रोसेस होता है। आप लोग उस प्रोसेस को बड़े ध्यान से सुनिएगा। इसका प्रोसेस यह है कि समुद्र के आसपास के कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पर गड्ढे होते हैं, और जहाँ नहीं होते वहाँ गड्ढे बनाए जाते हैं, जो कि हमको नमक की आवश्यकता है, तो हमें नमक बनाना है, तो नमक के ढेर होते हैं। ठीक, उसमें प्रक्रिया क्या की जाती है, आप लोग मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। समुद्री जल पानी में घुले विभिन्न लवणों एवं अन्य पदार्थों का मिश्रण होता है। ठीक है, नमक प्राप्त करने के लिए समुद्र का जल उथले गड्ढों में रखा जाता है, जहां यह धूप और हवा के संपर्क में आता है। कुछ दिनों में पूरी जल वाष्पित हो जाता है और ठोस नमक शेष रह जाता है। फिर लवण के इस मिश्रण को शोधित कर साधारण नमक प्राप्त कर लिया जाता है। तो यह एक इसका प्रोसेस है। भारत में उन जलाशयों में पता लगाइए, या उन जलाशयों के बारे में आप लोग पता लगाइए जिनसे साधारण नमक बनाया जाता है। इसका एक स्रोत राजस्थान में सामर झील है, आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बताया भी गया है। ठीक है, इसका एक प्रयोग आप लोग अपने घर में भी कर सकते हैं। एक कटोरी जल ले लें, उसमें 1-2 चम्मच नमक डाल दें, फिर उसको धूप में रख दीजिए, उसमें हवा लगे, धूप लगे, धीरे धीरे जल वाष्पित हो जाएगा, नमक हमारा नीचे पड़ा रह जाएगा। यही प्रक्रिया इसमें भी होती है कि समुद्रों के किनारे गड्ढे होते हैं, उन गड्ढों में समुद्री जल को भरा जाता है, लहरों के माध्यम से वो जल आ जाते हैं। फिर उनको धीरे धीरे धूप क्या होता है, वो धीरे धीरे धूप और हवा के माध्यम से वे जो है जल जो उसमें होता है वो सूख जाता है, और नीचे जल जब सूख जाता है तो नीचे क्या बचा रह जाता है, नमक हमारा बचा रह जाता है। उन्हीं नमक को इकट्ठा कर लिया जाता है, फिर उनका फिल्ट्रेशन कर लिया जाता है, सफाई कर ली जाती है, उसमें थोड़ा सा आयोडीन मिला दिया जाता है। इसके पहले हम लोगों ने आयोडीन के बारे में पढ़ा हुआ था। आयोडीन की कमी से हमारे गले में क्या होता है, घेंगा नामक रोग हो जाता है। घेंगा नामक रोग में क्या होता है कि हमारे गले के आगे के हिस्से में सूजन हो जाती है, जो बहुत ही जो है नुकसानदायक होता है। यदि हम लोग अपने दैनिक जीवन में नमक के साथ आयोडीन का भी सेवन कर लें, चूँकि नमक में आयोडीन मिला हुआ होता है, तो ये घेंगा नामक बीमारी हम लोग को नहीं होगी। आगे देखते हैं, आगे कुछ चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई गई हैं। समग्र स्वास्थ्य और चिकित्सा की पारंपरिक भारतीय प्रणाली आयुर्वेद में उपचार के लिए जड़ी बूटियों या पौधों के भागों का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। प्रायः इन सामग्रियों जैसे विभिन्न औषधीय भागों को जड़ों, पत्तियों, फूलों या बीजों को छाया में सुखाते हैं। इस प्रक्रिया में अतिरिक्त जल का वाष्पीकरण हो जाता है, जिससे औषधि का एक महत्वपूर्ण भाग बचा रह जाता है। वही क्या होता है, वाष्पीकरण की एक विधि है जिसके माध्यम से ठोस पदार्थ नीचे रह जाते हैं और द्रव पदार्थ ऊपर वाष्पित हो जाते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया है। चाय की पत्ती निस्तारण एक विधि बताई गई है। ठीक, और आगे देख लेते हैं हम लोग कि समय आ गया है कि मल्ली और वल्ली दक्षिण भारत के पुडुचेरी में रहने वाले अपने दादाजी और दादी जी से मिलने जाएं। वे अपने पुराने पड़ोसी मित्र वालन से मिलने के लिए उत्साहित हैं। पुडुचेरी पहुंचने के बाद वे पुराने समय की बातें याद करने लगते हैं और उन्हें पता ही नहीं चलता कि शाम हो गई और दादी जी की चाय का समय हो गया। दादाजी ने कहा, मैं आपके लिए चाय बनाता हूँ। बच्चों ने कहा, हम भी आपकी सहायता करेंगे। चाय बनाते समय दादाजी ने एक कप चाय बनाने के तरीके के बारे में कुछ सुझाव दिए। वालन कहता है, चाय बनाने के बाद आप चाय की पत्ती को कैसे अलग करते हैं? दादाजी ने कहा, स्पष्ट है, चालनी के द्वारा। आप जानते हैं कि यदि हमारे पास चालनी नहीं है तो हम अधिकांश चाय की पत्तियों को अलग कर सकते हैं।
वल्ली, यह कैसे? दादाजी ने कहा। क्या बताया उन्होंने दादाजी ने? कि चाय वाले बर्तन यानी पात्र को कुछ समय के लिए स्थिर छोड़ दें और फिर चाय धीरे धीरे कप में उड़े लें। वल्ली ने कहा, अरे हाँ, और तब चाय की पत्ती नीचे रह जाएगी। ठोस और द्रव के मिश्रण में भारी अवयव नीचे बैठ जाता है। इस प्रक्रिया को अवसादन यानी सेडिमेशन कहते हैं। जब बर्तन को तिरछा कर जल अर्थात द्रव को हटाया जाता है तो यह प्रक्रिया निस्तारण कहलाती है, यानी डिकेंटेशन कहलाती है। आइए इसको हम लोग आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं कि क्या बताया जा रहा है। कि जब हम लोगों ने ये देखा कि चाय बनकर तैयार हो गई है और चाय में चाय पत्ती भी है और दूध चीनी भी है, तो चाय पत्ती को अलग करना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, कप में चाय डालने के लिए बीच में छन्नी का इस्तेमाल करते हैं। जब हम लोग छन्नी के माध्यम से चाय को छान करके चाय और चाय पत्ती को अलग करते हैं तो यह प्रक्रिया निस्तारण कहलाती है, जैसा कि इस चित्र के माध्यम से दिखाई भी दे रहा है। ठीक है, लेकिन इसकी एक और विधि भी है कि जैसे किसी द्रव में कोई ठोस अशुद्धि पाई गई है और उसको थोड़ी देर के लिए स्थिर रख दिया जाए तो क्या होता है कि द्रव में जो ठोस अशुद्धि होती है वो नीचे की ओर बैठ जाती है और जो द्रव पदार्थ होता है वो ऊपर की ओर रह जाता है। फिर धीरे धीरे उसको तिरछा करके हम लोग द्रव पदार्थ को अलग कर लेते हैं। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? निस्तारण कहलाती है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। आगे ये बताया गया है उसी चाय पत्ती और चाय की छन्नी के बारे में कि जब हम लोग चाय पत्ती को चाय की छन्नी के माध्यम से छान कर अलग करते हैं तो क्या होता है, हमारी चाय नीचे कप में आ जाती है और जो चाय पत्ती है वो छन्नी में ही रह जाती है, चलनी में ही रह जाती है। तो इस प्रकार से चाय पत्ती को द्रव से अलग करने की क्रिया निस्यंदन कहलाती है, यानी फिल्ट्रेशन कहलाती है। ठीक है, और फिल्ट्रेशन की क्रिया के लिए हम लोग कपड़े के टुकड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दादाजी से बातचीत होती है। बालन मल्ली से पूछता है कि क्या वह मटमैले जल के निस्यंदन के लिए चाय की चलनी का उपयोग कर सकता है। आइए इसके बारे में पता लगाते हैं। तो दादाजी ने बताया इसके बारे में कि साथ ही मटमैले जल को कपड़े के एक टुकड़े से भी छानने का प्रयास कीजिए और अंतर देखिए। क्या हमें कपड़े का टुकड़ों का इस्तेमाल करना चाहिए? तो प्राचीन काल में इसी पद्धति का इस्तेमाल किया जाता था कि जल की अशुद्धियों में जो गंदगी होती थी उसको कपड़े के माध्यम से छान करके अलग कर लिया जाता था। ठीक है, ये एक फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, कुछ ऐसे कागज भी होते हैं जिनके माध्यम से अशुद्धियों को अलग किया जा सकता है। ये क्या कहलाती है? फिल्ट्रेशन कहलाती है। और जिस कागज के माध्यम से हम लोग जल में उपस्थित अशुद्धियों को अलग करते हैं उस पेपर को क्या कहते हैं? फिल्ट्रेशन पेपर कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इसकी क्रिया विधि भी बताई गई है, इस प्रकार से अलग किया जा रहा है। यहाँ पे और जानने के बारे में बताया जा रहा है कि फिल्टर पत्र के अतिरिक्त कपास, चारकोल, रेत इत्यादि अनेक सामग्रियों का उपयोग निस्यंदक के रूप में किया जा सकता है। निस्यंदक का चुनाव निस्यंदन का चुनाव पृथक की जाने वाली सामग्रियों के कणों के आकार पर निर्भर करता है। छोटा आकार है, बड़ा आकार है, वो फिल्ट्रेशन पत्र पर जब गिरेगा तो छोटे आकार बड़े आकार के हिसाब से उसी प्रकार से फिल्ट्रेशन पेपर का भी इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक, यहाँ पर टी बैग के बारे में हमको बताया गया है। टी बैग के बारे में क्या बताया गया है जानकारी, आइए देखते हैं। टी बैग चाय की पत्ती की थैली पहले रेशम जैसे मुलायम कपड़ों से बनाई जाती थी क्योंकि वे चाय की पत्ती को रोक लेती थी और जल इनके आर पार निकल जाता था। रेशम मजबूत होने के कारण गर्म जल के संपर्क में आने पर फटता नहीं था। बाद में लोग जाली या मलमल के कपड़े का उपयोग करने लगे। अंततः उन्हें फिल्टर पत्र का उपयोग करना आरंभ कैसे किया, जिससे आजकल अधिकांश टी बैग बनाए जा रहे हैं। तो टी बैग बनाने के लिए किसका उपयोग किया जा रहा है? फिल्टर पत्र का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से मछली पकड़ने का भी ये प्रोसेस है। क्या कहलाती है? निस्यंदन कहलाती है। ठीक, आगे देखते हैं। यहाँ पर राइम्स दिए गए हैं, एक कविता यहाँ पर दी गई है। ठीक है, यहाँ पर एक चित्र दिया गया है जहाँ पर एक बढ़ई है
और बढ़ई कुछ लकड़ी का फर्नीचर बना रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि बढ़ई जो है कील जो है लकड़ी में ठोकता है, और ठोकने के बाद क्या होता है, कभी कभी उसको निकालने की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यहाँ पर उसी के बारे में यहाँ बताया गया है। तो क्या हुआ कि मल्ली और वल्ली अब जो है शिलांग पहुँच गए हैं। तो शिलांग में उनके कौन रहते हैं, उनके कौन से रिश्तेदार, उनकी बुआ रहती हैं। तो शिलांग में अपनी बुआ के घर पहुँचते ही वे एक बढ़ई को लकड़ी का द्वार बनाते देखते हैं। काम करते समय अचानक कुछ लोहे की कील लकड़ी के बुरादे में गिर गया। अब क्या होता है कि बढ़ई हाथ से लोहे की कीलों को निकालने लगता है। बच्चे बढ़ई को रुकने के लिए कहते हैं। वे अपनी बुआ से चुंबक लेते हैं। वे बढ़ई से कहते हैं कि इस चुंबक को लकड़ी के बुरादे पर घुमाइए। सारी कीलें चुंबक से आकर्षित होकर उस पर चिपक जाती हैं। बढ़ई ने पृथक्करण की किस विधि का इस्तेमाल किया? तो बढ़ई ने पृथक्करण की चुंबकीय विधि का इस्तेमाल किया, क्योंकि चुंबकीय विधि के माध्यम से बुरादे में से कीलों को अलग किया गया। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है ये। वे पदार्थ जो चुंबक के प्रति आकर्षित होते हैं उन्हें चुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। लोहा चुंबकीय पदार्थ का एक सामान्य उदाहरण है। चुंबक का उपयोग करके चुंबकीय और अनुचुंबकीय पदार्थों को पृथक करने को चुंबकीय पृथक्करण विधि कही जाती है। जैसा कि इस चित्र में दिखाया जा रहा है, यहाँ पर मल्ली और वल्ली दोनों साथ में है। इन्होंने बढ़ई को रोकने के लिए कहा कि भाई अगर बुरादे में कील गिर गया है तो आप इस प्रकार से हाथ से मत उठाइए। चुंबक के माध्यम से आप लोहे की कीलों को चुंबक में आकर्षित कर सकते हैं और उसी के माध्यम से बड़ी आसानी से बुरादे में से कील को अलग कर सकते हैं। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? चुंबकीय पृथक्करण विधि कही जाती है। ठीक है, यहाँ पर ये कुछ चुंबकीय पृथक्करण की बड़े पैमाने पर विधि दिखाई गई है। इसमें क्या बताया गया है? आजकल पुनर्चक्रणकर्ता यानी रिसाइकलर अपशिष्ट के ढेरों से लोहे की वस्तुओं को अलग करने के लिए विद्युत चुंबक का उपयोग करते हैं। कई उद्योगों की अपशिष्ट में प्रायः अनुपयोगी लोहे के कतरनें जैसे स्क्रैप आयरन होती हैं। इसे क्रेन में लगे चुंबक का उपयोग करके अपशिष्ट सामग्री के ढेर से अलग किया जाता है। अनुपयोगी लोहे की कतरनों का पुनर्चक्रण करके उन्हें पुनः उपयोग में लाया जा सकता है। जैसा कि इस चित्र में दिखाया भी जा रहा है कि क्रेन के माध्यम से विद्युत चुंबकीय विधि से इसको जो अलग किया जा रहा है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। आपको इस चैप्टर में जो चीज़ें समझ में ना आई हो आप लोग कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। इसमें कुछ प्रमुख शब्द दिए गए हैं, जैसे मथना है, निस्तारण है। मथने का मतलब ये है कि दूध से जब माठा बना कर तैयार कर लिया जाता है तो उसको मथा जाता है। जैसे मलाई होती है दूध की, उसमें से जो है क्रीम को अलग करने की क्रिया क्या कहलाती है? मथना कहलाती है। वाष्पीकरण वाष्पन है, निस्यंदन है, हस्तचयन है, चुंबकीय पृथक्करण, मिश्रण है, अवसादन है। इन सब के बारे में अभी हम लोगों ने चर्चा की है। आपको इनमें से जो चीज़ें समझ में ना आई हो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आप लोग क्लास 6 में हैं और आप लोग अगर स्कूल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपका एग्ज़ाम आने वाला है, तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देख सकते हैं। और इसके पहले हम लोगों ने 1 से लेकर के लेसन 8 तक के पूरे चैप्टर को बड़े ही आसान भाषा में कवर किया हुआ है। आप लोग उस वीडियो को जा कर के देख सकते हैं और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बड़े अच्छे से कर सकते हैं। आप लोग हमारे वीडियो को ज़रूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल एमके क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे आपको इसी प्रकार की वीडियो समय समय पर मिलती रहे। ठीक है, तो आप लोग हमारी बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार से आज का हमारा लेसन समाप्त होता है। अब आपसे हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए लेसन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।